देखो नया चैप्टर है आज, ठीक है। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। जो इससे पिछला वाला हमने चैप्टर पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस, ठीक है, या इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। तो वो भी जेनेटिक्स का पहला चैप्टर ही है, जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। एक एक पॉइंट कवर करते चलेंगे, बिल्कुल आराम आराम से समझना है हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है जेनेटिक्स से, ठीक है। जेनेटिक्स से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। तो स्टार्ट जो होता है चैप्टर वो होता है डीएनए से और आरएनए से। तो हम इसके अंदर चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे हम, तो इसके अंदर पढ़ेंगे कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई, मतलब कैसे खोज हुई डीएनए की, ठीक है। पहले ये लड़ाई थी कि डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन करता है, मतलब डीएनए ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन को या फिर प्रोटीन करता है, ठीक है। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के द्वारा जाती है, प्रोटीन के द्वारा जाती है। ये सारी लड़ाई होगी इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो इसमें सारा का सारा बेसिकली किसके बारे में बताया जाएगा, डीएनए के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डीएनए, ठीक है। तो डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। सबको पता है कि जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑर्गेनिज्म का, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल क्या मिलेगा तुम्हें, डीएनए मिलेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये जेनेटिक मटेरियल है ज्यादातर ऑर्गेनिज्म का। फिर उसके बाद ये जो डीएनए होता है इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यही तो होती है इसकी फुल फॉर्म। डीएनए स्टेबल होता है, कैसा कंपाउंड होता है, स्टेबल मॉलिक्यूल होता है डीएनए, ठीक है। डीएनए स्टेबल होता है, मतलब डीएनए ना बोल के चाहे मैं बोल दूं कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एक ही तो बात है ना, ठीक है। उसके बाद आरएनए जो होता है वो मैसेंजर की तरह वर्क करता है, मतलब वो मैसेज को लेके जाता है। इंफॉर्मेशन तो डीएनए के पास होती है, डीएनए में जीन्स छुपे हुए होते हैं, लेकिन उन इंफॉर्मेशन को लेके कौन जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ये मतलब उसी जनरेशन के अंदर मान लो किसी है ना कलर को बनाना है, हमारे अंदर ना हाइट को बनाना है, कलर को बनाना है, तो इंफॉर्मेशन कौन लेके जाएगा, आरएनए लेके जाएगा। इंफॉर्मेशन डीएनए में होगी लेकिन लेके कौन जाएगा, आरएनए, इसीलिए वो मैसेंजर की तरह वर्क करता है। फिर उसके बाद आरएनए की मैं बात करूं, ये कुछ वायरस के अंदर ये किसका काम करता है, जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। मतलब कुछ आरएनए के अंदर डीएनए तो होता ही नहीं है, वहां पर आरएनए होता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, आरएनए। तो कुछ वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ये तो मैंने बता दिया, इसके बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। पेंटोस शर्करा होती है, 5 कार्बन की बनी हुई होती है, कैसे बनी होती है वो स्ट्रक्चर मैंने सब ऐड कर रखा है, वो दिखाऊंगा मैं। उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कुछ वर्ड आएंगे जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो एक डीएनए जो होता है ना वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है। तुमने कुछ इस तरह का डायग्राम देखा होगा, देखा ना सबने, इस तरह का डायग्राम होता है कुछ, ठीक है। इस तरह से देखा होगा जिसको डीएनए बोलते हैं। ये डीएनए की 2 चेन है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं डीएनए के स्ट्रैंड की मैं बात करूं तो ये बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। किसका बना हुआ होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या वर्ड होता है, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब न्यूक्लियोटाइड, तो यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को हम क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोटाइड वर्ड बोल रहा हूं मैं, ये क्या होता है न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए के अंदर मिलता है भाई, ये क्या चीज होती है, तो समझेंगे इसे। देखो जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन सी 3 चीजें हैं, एक तो नाइट्रोजिनस बेस, क्या होता है, नाइट्रोजन बेस, फिर पेंटोज शुगर, और उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप। यही फॉस्फेट ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है नेगेटिव चार्ज के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर
निगेटिव चार्ज। तो डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। किसके कारण होता है? फॉस्फेट ग्रुप के। ठीक है, स्टार्टिंग से बताता हूँ। डीएनए किससे मिलकर बना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप, न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड की मैं बात करूं तो एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोस शुगर 2 टाइप की होती है। आरएनए के अंदर जो शुगर मिलती है उसको बोलते हैं हम राइबोज शुगर। क्या बोलते हैं? राइबोज शुगर। और इसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज शुगर। अभी मैंने बताया कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो ये क्या होती है? ज्यादा स्टेबल होती है। लेकिन जो ज्यादा स्टेबल है ना, इसे लिख लो मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। लेकिन ये लेस रिएक्टिव होती है और ये लेस स्टेबल और मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की मैं बात करूं तो कौन सा शुगर ज्यादा स्टेबल होती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप मैंने बता दिया तुम्हें। तो ये 3 चीजें मिलती है किसके अंदर? डीएनए के अंदर ये 3 चीजें मिलेगी। अगर आरएनए होगा तो आरएनए में कौन सी शुगर मिलेगी? राइबोज शुगर। डीएनए होगा तो कौन सी शुगर मिलेगी? डीऑक्सी। बाकी ये सारी चीजें मिलेंगी तुम्हें, ये सारी की सारी चीजें मिलेगी तुम्हें। ठीक है, आरएनए में भी और डीएनए में बस ये फर्क होगा, आरएनए में कौन सी शुगर मिलेगी? राइबोज शुगर। और डीएनए में कौन सी शुगर मिलेगी? आरएनए कितने स्ट्रैंड का होगा? एक स्ट्रैंड का। और डीएनए डबल स्ट्रैंड का। इतना याद हो गया? आगे चलते हैं, अब एक एक करके पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? नाइट्रोजनस बेस। एक एक करके पढ़ते हैं। 3 चीजें है ना, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप। यही चीजें बताई ना मैंने। तो मैं सबसे पहले मैं बात करता हूं नाइट्रोजनस बेस की। 2 टाइप के होते हैं नाइट्रोजनस बेस, एक तो प्यूरीन और एक पाइरिमिडीन। ठीक है, प्यूरीन और पाइरिमिडीन। बताओ नाम कौन सा बड़ा है? प्यूरीन या पाइरिमिडीन? लिखने में कौन सा नाम बड़ा आएगा? पाइरिमिडीन बड़ा आएगा ना। तो उसके अंदर 3 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कितने नाइट्रोजनस बेस? 3। और जो नाम छोटा है प्यूरीन, उसके अंदर कितने होते हैं? 2। इनके नाम क्या होते हैं? इनके होते हैं एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरीन के अंदर कौन कौन आते हैं नाइट्रोजन बेस? एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को मैं किससे लिखूंगा? ए से। ग्वानिन को किससे लिखूंगा? जी से। पाइरिमिडीन के अंदर 3 होता है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ठीक है, डीएनए के अंदर कौन सा मिलता है, कौन सा नहीं मिलता, वो हम सब अभी बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद प्यूरीन डबल रिंग का बना हुआ होता है। कितनी रिंग का? तो देखो यहाँ पे प्यूरीन मैंने बना रखा है, दिख रहा? तो ये प्यूरीन कितनी रिंग का है? डबल रिंग का। स्ट्रक्चर तुम्हें याद नहीं रखने। ठीक है, तो प्यूरीन में कितनी रिंग? डबल रिंग। और पाइरिमिडीन में कितनी रिंग होती है? है भाई? सिंगल रिंग वो होती है रिंग। बताओ ये समझ में आया तो? नाइट्रोजन बेस। ठीक है, उसके बाद पेंटोस शुगर। तो पेंटोस शुगर मैंने बताया था सेकंड स्टेप। एक तो राइबोज शुगर और एक डीऑक्सीराइबोज शुगर। पहली शुगर कौन सी? राइबोज। इसका स्ट्रक्चर तुम्हें याद रखना है, केमिस्ट्री में भी आएगा तुम्हारे। ठीक है, कितने कार्बन? 1 2 3 4 और 1 5। हो गए 5 कार्बन। यहां पर ऊपर क्या आएगा? OH। ऊपर क्या आएगा? OH। तो नीचे क्या आएगा? H। यहां पर अब उल्टा हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? H, नीचे क्या आएगा? OH। नीचे क्या आएगा? OH। हो गए? ठीक है, यहां पे क्या है? CH2OH। यानी OH ऊपर OH दोनों किनारों पे तो है। याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं। OH पूरे किनारों पे तो है दोनों पे। ठीक है, लेकिन दूसरे और तीसरे कार्बन पर OH नीचे की तरफ है। अब आती है किसकी बात? डीऑक्सीराइबोज की। नाम पे जाओ इसके, डीऑक्सीराइबोज। यानी ऑक्सीजन का डी हो रहा है, मतलब हट रहा है ऑक्सीजन वहां से। ठीक है, तो इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है। तो यहाँ पे जो OH था ना, यहाँ पे क्या था राइबोज शुगर में? OH। तो वो OH नहीं मिलता है। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। देखो ये भी वही है, ये भी वही है और ये भी वही है, सब है ना वही का वही।
ठीक है, 5 ही कार्बन है इसके अंदर भी, 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन आए कि आरएनए और डीएनए यानी राइबोज और डीऑक्सीराइबोज दोनों शुगर में क्या डिफरेंस है, तो उसके सेकंड कार्बन पर किसका, डीएनए के सेकंड कार्बन पर, मतलब उसके डीऑक्सीराइबोज के सेकंड कार्बन पर ओ नहीं मिलता है, इसीलिए इसको डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हेरा फेरी आ सकती है कि OH ऊपर लगा के देते हैं, H नीचे लगा के देते हैं, तो स्ट्रक्चर तुम्हें पता है सब। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कार्बन है ना, कार्बन में ऊपर लगा दो नीचे लगा दो, एक ही बात है। बस ये याद रखना है कि सेकंड कार्बन में क्या, यहाँ पर O नहीं मिलता है, इसीलिए इसको डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। ठीक है, चलो अब फॉर्मेशन करना है न्यूक्लियोसाइड का, फिर उसके बाद न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, तो देखो अगर मान लो नाइट्रोजनस बेस के पास पेंटोस शुगर मिला हुआ हो, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर जुड़े हुए हो, तो उसको बोलते हैं हम क्या, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर जब मिला हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। जैसे अगर एडेनिन के साथ पेंटोस शुगर जुड़ा हुआ हो तो एडिनोसिन, ग्वानिन के साथ पेंटोस शुगर जुड़ा हुआ हो तो ग्वानोसिन, साइटोसिन के साथ पेंटोस शुगर जुड़ा हुआ हो तो साइटिडीन, थाइमीन के साथ पेंटोस शुगर जुड़ा हुआ हो तो थाइमिडीन। ठीक है, यूरेसिल के साथ पेंटोस शुगर जुड़ा हुआ हो तो यूरिडीन। ठीक है भाई, तो ये तो क्या बनाया हमने, न्यूक्लियोसाइड। अब हम क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर के साथ क्या जुड़ जाता है, और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, और उसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। जैसे ये पेंटोस शुगर आरएनए वाली भी हो सकती है, डीएनए वाली भी, हमने पेंटोस बोला अभी। यहाँ पर नाइट्रोजन बेस, तो जब वो नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, अभी फॉस्फेट ग्रुप की मैं बात नहीं कर रहा, तो न्यूक्लियोसाइड है वो। और जैसे ही यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, कम सो रहे तुम्हें, बहुत ज्यादा कम सो रहे होंगे, होने का नहीं सिलेक्शन दोबारा इस तरह। नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर जब दोनों जुड़े हों तो न्यूक्लियोसाइड, और अगर फॉस्फेट ग्रुप भी आ जाए इसमें तो क्या बन जाएगा, वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात बताई मैंने। ठीक है, यही मैंने 12th वालों को समझाया था और उनके आ गया था समझ में, सो नहीं रहे थे तुम्हारी तरह क्लास में। ठीक है, सारे एक्टिव थे क्लास में और नंबर भी अच्छा है उनके, जब भी टेस्ट लिया ना मैंने इसका नंबर अच्छे ही है उनके। ठीक है भाई, तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। अब एक बात, जब ये नाइट्रोजन बेस इससे जुड़ा हुआ है पेंटोस शुगर से, तो जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं क्या, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियोसाइड हो गया। ठीक है, अब ये तुमने सीख लिया न्यूक्लियोटाइड। अब वही चीज है, अगर एडेनिन के साथ क्या मिलाओ तुम, एडिनोसिन के साथ लिख लू मैं, एडिनो। अच्छा, मैं कैसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये बताओ, इस सबको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब यहां पे तुम ऐसे लिख सकते हो जैसे मैंने अभी बताया ना, एडिनोसिन प्लस। ठीक है भाई, यहां तुमने न्यूक्लियोसाइड बनाया, यहां तो तुमने न्यूक्लियोसाइड बनाया। अगर तुम प्लस कर दो यहां पे और प्लस करके क्या जोड़ दो यहां पे, फॉस्फेट ग्रुप, तो जब तुम इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एडिनाइलिक एसिड। क्या बन जाएगा, एडिनाइलिक एसिड। NY स्पेलिंग देखना, NY है इसमें, हाँ NY। ठीक है, तो अगर गुआनोसिन के साथ क्या जोड़ दो, फॉस्फेट ग्रुप, तो गुआनाइलिक एसिड। समझ गए, मतलब साथ में क्या ऐड करते जाना है, एसिड एसिड,
एक और एसिड ऐड करते जाना है, ठीक है। ऐसे ही साइटिडीन के में ऐड करोगे तो साइटिडाइलिक एसिड, ठीक है। यूरिसिल में ऐड करोगे यूरिडाइलिक एसिड, ठीक है, ठीक है भाई। तो इस तरह हम क्या करते जाएंगे, इसको लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब तुम्हारी न्यूक्लियोसाइड भी बनाना आ गया और न्यूक्लियोटाइड भी। अगर मैं तुम्हारे से क्वेश्चन पूछूं, जैसे मान लो ये है, क्या है बताओ, ये एडेनिन है भाई, ए नहीं है, ये तो बच्चा बता देगा, एलकेजी का बच्चा बता देगा कि ये ए है। अभी बताया एडेनिन और प्लस यहाँ पे क्या जोड़ दो, पेंटोस शुगर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दी, पेंटोस शुगर जोड़ दी, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड में मैं क्या जोड़ दूं, फॉस्फेट ग्रुप, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। जब ये दोनों जुड़े हुए होंगे तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, है भाई, बॉन्ड लिख देना, बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा, है ग्लाइको बॉन्ड, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। हमेशा याद रखना एडेनिन और ग्वानिन ये किसके अंदर आते हैं, प्यूरिन के, और पाइरिमिडीन के अंदर क्या आते हैं, सी, टी और यू। ए के सामने हमेशा क्या आता है, टी आता है, और जी के सामने आता है सी, ठीक है। बस वहां पर आरएनए के अंदर टी की जगह यू आ जाता है, उसके आरएनए के अंदर ए की जगह क्या, टी की जगह क्या जाएगा, यू आ जाएगा आरएनए के अंदर, ठीक है। ए और टी के बीच में कितने बॉन्ड मिलते हैं, 2, और जी और सी के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी के बीच में कितने, 2, जी और सी के बीच में 3। अगर आरएनए की मैं बात करूं तो वहां पर ए की जगह, टी की जगह क्या आ जाएगा, यू, ठीक है। टी की जगह क्या आ जाएगा वहां पे, यू। तो याद रखना ए और टी के बीच में कितने बॉन्ड जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड, उन बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और अगर नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर जुड़ी हुई है तो उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है भाई। तो ये बॉन्ड तुम्हारे समझ में आ गए। उसके बाद, ठीक है, इसकी अगली पीडीएफ देखता हूँ तो हो गया, चलो कितने इसमें पेज, एक ही पेज है इसमें, चलो ठीक है। तो तुम्हें अभी मैंने एक चीज बताई कि डीएनए कैसे बनता है, डीएनए किसका ग्रुप होता है, मतलब डीएनए किससे मिलकर बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसका ग्रुप, न्यूक्लियोटाइड का, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेंगे। अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो एक न्यूक्लियोटाइड किससे किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर, ठीक है। ये बताया ना मैंने अभी कि 3 चीजों से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे देखो 3 चीजें दिखाई गई है, तो ये क्या है, ये क्या है भाई, पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर है ना ये रहा, ये रहा पेंटोस शुगर। और ये क्या है, नाइट्रोजन बेस। ये कौन सा बॉन्ड है, ठीक है भाई। उसके बाद यहां पर क्या लिखा हुआ है तुम्हें, OH, नीचे की तरफ OH है थर्ड कार्बन पे। अब जो नीचे वाला है, नीचे वाला भी तो न्यूक्लियोटाइड है ना, इसका ऊपर वाले का OH। तो यहां पर मैंने ये ऐड करा, क्या, H3PO4। क्या होता है बताओ, फॉस्फोरिक एसिड होता है ना, H3PO4, ठीक है। तो मैंने ये ऐड करा, तो जैसे ही मैं ऐड करा तो यहां से वाटर निकल जाएगा। तो जब ये नीचे वाला OH होगा और ऊपर वाले OH को लेके चला जाएगा, यहां से OH गया, यहां से क्या गया, H गया, बॉन्ड बन गया इनके बीच में। ऊपर भी एक वाटर निकाल दो तो यहाँ का OH और यहाँ का H गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह मिलकर बन गया, देखो इस तरह ही मिला बना गया, चेक करो।
देखो यहाँ से H और OH गया, तो देखो यहाँ CH2 तो मैं लिखूंगा नहीं, किनारे पे अब लिखना जरूरी नहीं है यहाँ, ठीक है, चाहे लिखना चाहो तुम लिख दो, ठीक है। कैसे लिखोगे, लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख दो CH2, OH तो चला गया ना यहाँ पे, खाली CH2, और इनके बीच में बॉन्ड बना दो, इनके बीच में बॉन्ड बना दो O के और इसके, यानी कुछ इस तरीके से। CH2 अब सही है ना, ठीक है भाई, अब सही है। अब मुझे बताओ यहां पे तो ये सब बन गया, उसके बाद ऊपर वाले की मैं बात करूं तो ऊपर वाले से भी एक ये गायब है, वोटर गायब है, तो यहां डायरेक्ट क्या बन जाएगा, O जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां भी O और यहां भी O, तो इस तरह का बॉन्ड क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, अकेला एस्टर नहीं, दो बार बना रहा ना ये, तो इसीलिए क्या बोला इसको, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। 3 तरह के बॉन्ड मिलता है डीएनए में, ठीक है। कौन कौन से, एक तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर के बीच में जुड़ा हुआ होगा। अब एक नाइट्रोजनस बेस सामने वाले नाइट्रोजनस बेस से जिस बॉन्ड से जुड़ा होगा उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। अगर यहाँ पे एडेनिन है तो वहां पे सामने क्या मिलेगा, थाइमीन। ए के साथ क्या जुड़ता है, हमेशा T जुड़ता है, 2 बॉन्ड होता है हाइड्रोजन। G के साथ क्या होगा, C जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो गया। अब तीसरा बॉन्ड मैंने अभी क्या बताया तुम्हें, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर लास्ट में देखो 5वां कार्बन है, मतलब जब भी चेन इसी खत्म हो रही होगी, मान लो यहाँ पे एंड हो गया चेन का, भाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड है चेन, मान ली हमने चेन है, लेकिन कहीं पे तो एंड हो रहा होगा। अगर वहां पर इसका 5वां कार्बन फ्री है, भैया लास्ट वाला पेंटोस शुगर है, लास्ट वाली पेंटोस शुगर है, इसके ऊपर कोई पेंटोस शुगर नहीं है, तो ये लास्ट वाली फ्री है ना, अब तो फॉस्फोरस के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना रही, तो अगर उसका एंड फ्री है तो उसको बोलेंगे 5' एंड। क्या बोलेंगे, 5' एंड। और उसका जो सबसे नीचे वाला होगा, सबसे नीचे वाले का बताओ क्या फ्री होगा, यहाँ पे इस तरह H और OH होगा ना, इस तरह H और OH। तो मुझे बताओ OH, अब बताओ फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनेगा क्योंकि सबसे लास्ट वाला है, तो इसका कौन सा वाला कार्बन है, 1, 2 और ये तीसरा कार्बन, तो इसका तीसरा वाला फ्री है, तो ये कौन सा एंड हो जाएगा, 3' एंड हो जाएगा, ठीक है। तो एक जो इसकी चैन होती है वो 3' से 5' हो जाए। 3' और 5' क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इसका 3' वाला कार्बन फ्री है नीचे वाले का, ऊपर वाले का कौन सा फ्री है, 5' एंड। अब जो सामने वाली चैन होती है ना, जस्ट सामने वाली जो उसकी चैन होती है, तो उस चैन के अंदर हम क्या देखते हैं, उस चैन के अंदर हम ये देखते हैं कि इसका ये वाला, ये उल्टी होती है इसके सामने वाली चैन। जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है ना, वो एक दूसरे से अपोजिट होती है। अगर एक इस तरह है तो एक, मतलब एक अगर 3' से 5' है तो दूसरी कौन क्या होगी, 5' से 3' होगी चेन, ठीक है। ये उल्टे लगे हुए होते हैं सारे। तो इसका कौन सा कार्बन फ्री होगा बताओ, OH वाला इस तरह, और इसका कौन सा फ्री हो जाएगा, ये रहा CH2OH वाला, ये वाला है ना 5वां वाला। तो इसका इसीलिए नीचे वाले को क्या बोलेंगे, 5' और ऊपर वाले को 3' क्योंकि उल्टी लगी हुई है चेन। तो इसीलिए डीएनए का अगर एक स्ट्रैंड, डीएनए का अगर मान लो एक स्ट्रैंड क्या है 3' से 5', तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा 5' और 3', मतलब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। क्यों होता है, ये कारण है, ये रीजन है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास एडेनिन है, सामने वाली चेन में क्या है थाइमीन है, तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, मान लो यहाँ पे G है तो सामने वाले में कितना, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन कितने तरह के बॉन्ड मिलते हैं, एक डीएनए के स्ट्रैंड में 3 तरह के बॉन्ड, कौन कौन से हो गए ये वाले जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है भाई। इसके अलावा एनसीईआरटी में, ठीक है, इतना पहले लेक्चर के लिए इतने काफ़ी है, बाकी कल देखेंगे, ठीक है भाई। तो डबल हेलिक्स मॉडल वो सब हम कर लेंगे, ठीक है, डीएनए का। चलो रोकना।